Waiting for others to join so that we can continue the meeting. जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें आप लोग। अच्छा जी, तो जब हम बात करते हैं कि मैकेनिकल रिमूवल की, तो गेट्स ग्लिडन है, फाइल्स हैं, एच फाइल्स हैं, सी प्लस फाइल हैं, डी फाइल्स हैं। गेट्स ग्लिडन का फायदा यह है कि गेट्स ग्लिडन अगर हम यूज कर रहे हैं तो गेट्स ग्लिडन जो है वो कोरोनली अच्छा सा एक रेजर्वोयर बना सकता है। सॉल्वेट अगर बाद में यूज करना है, कोरोनली वाइडनिंग भी कर सकता है अगर पिछले डेंटिस्ट ने नहीं की। ठीक है, रीट्रीटमेंट फाइल्स का फंक्शन ये होता है कि बहुत बड़े चंक्स में जल्दी जल्दी आपकी ज्यादा से ज्यादा जीपी रिमूव हो जाती है रीट्रीटमेंट फाइल्स के थ्रू। ठीक है, एच फाइल्स का फायदा ये होता है कि एच फाइल जो है, जब आपकी मेजर चंक ऑफ जीपी रिमूव हो जाती है तो एच फाइल्स वो जो छोटी छोटी जीपी के पार्ट्स रह जाते हैं उनको अच्छी तरह से रिमूव कर लेती है। सी प्लस फाइल्स का फायदा ये है कि सी प्लस फाइल्स ऊपर से थोड़ी सी टेपर्ड होती हैं, थोड़ी सी रिजिड होती हैं। ठीक है, तो वो पेनिट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं। और सी प्लस फाइल्स जो है कटिंग टिप के साथ होती हैं, तो उनको अच्छे पैकिंग मोशन में अगर आप यूज करें तो अच्छे से पेनिट्रेट आप कर सकते हैं नीचे एक्सेस टू द एपिकल एरिया। ठीक है, तो आपने के फाइल्स किस तरह के फाइल भी यूज कर सकते हैं। 10 नंबर 15 नंबर के फाइल यूज हो सकती है। ठीक है, के फाइल क्या करती है, के फाइल जहां पे जीपी नहीं होती वहां पे आगे जो है विगल करते हुए, वॉश वाइंडिंग विगलिंग करते हुए आप आगे तक पहुंच सकते हैं और आप गेन कर सकते हैं एक्सेस आगे तक। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सॉल्वेंट्स को रिपीट करेगा कि किस तरह करते हैं हीट और मैकेनिकल के थ्रू। इतनी देर में और भी लोग ज्वाइन कर लेंगे। हीट और मैकेनिकल के थ्रू किस तरह रिमूव करते हैं। Three ways to remove GP. First is heat. Heat is either touch and heat Cybron system, and second is endopluggers. Second is mechanical. Mechanical by use of different instruments like GG burrs, files, H files, and retreatment files. And third is solvents, जो भी हम करेंगे. Chloroform. ठीक है, सॉल्वेंट्स में कौन कौन से सॉल्वेंट्स यूज होता है ये भी बता दें डॉक्टर सफिया। Chloroform, methyl chloroform, eucalyptol, halothane, rectified turpentine, and xylene. ठीक है, गुड गुड। क्लोरोफॉर्म है, यूकलिप्टॉल है, जाइलिन है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, हेलोथेन है, रेक्टिफाइड टर्पेंटीन है, पाइन नीडल ऑयल है, व्हाइट पाइन ऑयल है, बेंजीन है, एसेंशियल ऑयल है, कार्बन डाइसल्फाइड्स है। ठीक है, ये सारी चीजें यूज होती हैं। क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का मसला क्या है कि क्लोरोफॉर्म बैंड है एफडीए की तरफ से। ठीक है, लेकिन बहुत पहले से एक जमाने से यूज हुआ आ रहा है, वाइडली यूज्ड है और बहुत सेफ और इफेक्टिव है। ठीक है, जब तक जाइलिन की बात करते हैं, जाइलिन और यूकैलिप्टॉल दोनों को हीट अगर करेंगे तो इनकी इफेक्टिवनेस वाजे होती है। हीट के बगैर इफेक्टिवनेस वाजे नहीं होती। रेक्टिफाइड टर्पेंटीन की बात करें तो रेक्टिफाइड टर्पेंटीन का मसला ये है कि ये बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल है, टॉक्सिक है। ठीक है, अच्छा, कीपिंग इन माइंड कि जितने भी सॉल्वेंट्स है ना एक टॉक्सिक है, तो व्हाट आई ट्राई इन माय प्रैक्टिस कि मैं सॉल्वेंट्स यूज ही ना करूं, कोशिश करूं सॉल्वेंट्स यूज ही ना करूं जब तक जरूरत ना पड़े। ठीक है, बिकॉज सारे सॉल्वेंट्स किसी हद तक टॉक्सिक हैं और सॉल्वेंट्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपने रबर डैम लगाना तो मस्ट है। वैसे भी रूट कैनाल रबर डैम के बगैर नहीं होती है, लेकिन अगर इन केस कोई प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ या आपके जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे रबर डैम नहीं है तो फिर आप ना यूज करें। ठीक है, ये मैंने भी थोड़ा सा को ऑब्जर्व किया कि जब आप सॉल्वेंट्स यूज करते हैं ना तो जीपी का अंदर वाकई कचूमर बन जाता है। जितना अच्छा आप मैकेनिकली रिमूव कर सकते हैं ना, एग्जैक्टली डर्टी हो जाता है सारा सिस्टम और आपकी आखिर तक आपको महसूस हो रहा होता है जैसे जीपी निकली ही नहीं है पूरी, अंदर कुछ ना कुछ फंसा रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से रीट्रीटमेंट में मैं तब तक नहीं यूज करता जब तक मेरी, अब इतनी नई नई फाइल्स आ गई हैं, इतनी अच्छी फाइल्स आ गई हैं कि आराम से रीट्रीटमेंट हो जाता है सिर्फ फाइल्स की बेसिस पे और हार्डली टेक्स 3 मिनट्स। 3 मिनट लगते हैं आपको आराम से, आप मोलर की 3 साढ़े 3 4 मिनट में तो आप सारी जीपी बाहर निकाल सकते हैं। आपको पहले जमाने में होता था कि जीजी बर से लगे रहते थे, फिर जीजी बर से रिमूव करते थे, फिर एच फाइल को
आपका ब्रेड करके ब्रेडिंग टेक्निक के थ्रू निकाल रहे होते थे जीपी, अब नहीं है कुछ भी, अब सब कुछ रीट्रीटमेंट फाइल्स है। और एक और टिप है कि रीट्रीटमेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब रीट्रीटमेंट फाइल्स यूज कर रहे हैं, नॉर्मल फाइल्स यूज कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप उसको आरपीएम बढ़ा के यूज करें, 650 700 जितना मैक्स आरपीएम जा रहा है उस पर यूज करें आप उसको, स्टिफ फाइल हो आपकी, ठीक है, मार्टेनसाइटिक फाइल्स ना हो, हीट ट्रीटेड फाइल्स ना हो, ऑस्टेनाइटिक फाइल्स हो जब आप यूज कर रहे हैं फॉर रीट्रीटमेंट, ठीक है। वो फाइल्स जिनको आप बोलते हैं कि कर्व्ड कैनाल में नहीं जा रही यार, कर्वेचर फॉलो नहीं करती, उनको यूज करना है आपने शुरू में, ठीक है। एंड रीट्रीटमेंट कर रहे हैं फिर मार्टेनसाइटिक फाइल्स यूज करेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से एपिकली जाकर कर्वेचर को फॉलो करें। स्टार्ट हमेशा 3 बातें हैं, ऑस्टेनाइटिक फाइल्स यूज करें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आरपीएम को 600 650 रखें। तीसरी बात यह है कि आप एंड में मार्टेनसाइटिक फाइल्स यूज करें, ठीक है। ये 3 चीजें यूज करेंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। थोड़ा बहुत ईडीटीए यूज कर सकते हैं तो ईडीटीए यूज करें, मैं ईडीटीए यूज नहीं करता जीपी निकालते हुए। आई वांट रेजिस्टेंस टू रिमूव द बल्क ऑफ द जीपी, जितनी रेजिस्टेंस आएगी जीपी बल्क रिमूव करने में, आप अगर लुब्रिकेंट डालेंगे तो नहीं आएगी, लुब्रिकेंट सिर्फ और सिर्फ यूज करें कूल डाउन करने के लिए, ठीक है। कमिंग टुवर्ड्स हेलोथेन, हेलोथेन बहुत प्रेजिंग है, अच्छा है, ठीक है। कंपेयर्ड बहुत टाइम ज्यादा लगता है लेकिन हेपेटिक नेक्रोसिस करवाता है, इडियोसिंक्रेटिक हेपेटिक नेक्रोसिस करवाता है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म लेस टॉक्सिक है देन क्लोरोफॉर्म, ठीक है, लेकिन लेस इफेक्टिव भी है, ठीक है। अब सॉल्वेंट को इस्तेमाल किस तरह करेंगे, सॉल्वेंट को इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीकेकार है कि जब आपने जीपी रिमूव कर रहे हैं, जीजी बल्ब से अगर आपने एक गटर बना लिया है, गटर बोल रहा हूँ मैं, एक आपने रेजर्वोयर बना लिया है, आप उस रेजर्वोयर के अंदर डाल दें, सॉल्वेंट डाल दें, थोड़ी देर वेट करें और स्टार्ट करें 15 से 20 नंबर की फाइल से उसको पैक करें, तो सारा वो सोल्यूबल हो जाती है, जीपी सॉफ्ट हो जाती है, वो अच्छी तरीके से पैक होती रहेगी, ठीक है। सी प्लस फाइल्स यूज करें, सी प्लस फाइल्स का टेपर ज्यादा होता है, ट्विस्टेड स्क्वायर ब्लैंक की, स्क्वायर ब्लैंक से ट्विस्टेड होती है और रिजिड होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉल्वेंट के कोई रिपीट कर दे, जल्दी से रिपीट कर दे कोई सॉल्वेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। सर सॉल्वेंट्स क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, रेक्टिफाइड टर्पेंटीन, xylene, यूकलिप्टॉल और हेलोथेन है। इसमें chloroform, most popular is chloroform since it dissolves GP rapidly and has a history of clinical use, but because of its ban and reported carcinogenicity, इसमें थोड़े से ऑब्जेक्शंस थे। फिर xylene and यूकलिप्टॉल भी डिसॉल्व करता है but it dissolves slowly. फिर rectified turpentine has a higher level of toxicity than chloroform और इसकी pungent odor है। Halothane is effective, but it has indicated that it takes longer time than chloroform to dissolve GP, and also cost or volatile nature भी इसको limit कर देता है, plus hepatic necrosis report हुआ है। फिर उसके बाद है methyl chloroform is less toxic than बिल्कुल बिल्कुल, it's less toxic but it's also less effective, बिल्कुल। ठीक है। और फिर फाइनली बस किस तरह रिमूव किस तरह करेंगे, तरीकेकार क्या यूज करेंगे सॉल्वेंट को? irrigating syringe आपने लेना है, it is introduced into the coronal portion of the canal, जो कि फिर as a reservoir for solvent act करेगा। फिर आपने आगे C files, further hand files यूज करनी है to penetrate the remaining solution, और फिर उसके it can be facilitated by using pre-curve file, C files। बिल्कुल सही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लोकेटर शुरू में काम नहीं करेगा क्योंकि जीपी फाइल के ऊपर जीपी लगी हुई होगी, ठीक है। बाद में इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लोकेटर काम करेगा। एपेक्स लोकेटर को तो शुरू में आपने जो आपकी प्रिजम्पटिव लेंथ है, अज्यूम की जो आपने लेंथ है अज्यूम की हुई, उस पर काम करेंगे। उसके बाद जब जीपी का बल्क रिमूव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लोकेटर को यूज करेंगे, ठीक है। तीसरी बात यह कि सॉल्वेंट्स को बार बार रिप्लेनिश करते रहेंगे ताकि सॉल्वेंट्स जो हैं वो रिप्लेनिश होते रहें और वो जीपी को मजीद सॉफ्ट करते रहें। जब सब हो जाएगा तो पेपर पॉइंट्स डाल के आप चेक करते रहेंगे कि जब तक जीपी बाहर आ रही है, पिंक पिंक आ रहा है, तब तक पेपर पॉइंट्स आपने यूज करते रहने हैं,
ठीक है। लास्टली आपने किंक्ड फाइल यूज करनी है। लेट्स सपोज मैं अपने ऑल केसेस, आई यूज इट इन ऑल माय केसेस, जब मैं एंड कर रहा होता हूँ ट्रीटमेंट, जब मैं अपनी लास्ट फाइनल फाइल चला देता हूँ, चाहे रीट्रीटमेंट हो चाहे नॉर्मल ट्रीटमेंट हो, 2504 या 2506 की फाइल यूजली मैं यूज करता हूँ। उसको चलाने के बाद मैं 25 नंबर की फाइल लेता हूँ, किंक करता हूँ, उसको किंक करता हूँ, और उसको मैं 25 या 20 की, और उसको मैं फाइल को कनाल के अंदर डालता हूँ, और मैं फाइल को वो विगल करता हूँ, हर तरफ से विगल करता हूँ अच्छी तरीके से, ताकि अगर कोई डिजिटल कनाल में, खास तौर पे अगर कोई डिजिटल कनाल में कहीं फाइल फंस जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि वो वहां पे कोई आपको, आप स्मॉलर नंबर फाइल लेके जाओ और स्मॉलर नंबर फाइल से मजीद पैक करो, क्या पता वहां पे कोई ऐसी कनाल हो जो कि बाइफर्केट हो रही हो, नीचे से डिवाइड हो रही हो, नीचे से एपिकल डेल्टा मौजूद हो, ठीक है। या फिर आपको कोई, अगर कोई भी पल्प रेमिनेंट हो, तो वो किंक फाइल से पल्प रेमिनेंट एजिटेट हो जाए, फिर आप आखिरी जब इरिगेशन करेंगे अपनी लिक्विड ईडीटी से, तो वो बाहर आ सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स, अगर ये तो जीपी हो गई, अगर जीपी के साथ जो सीलर लगा हुआ था वो तो नॉर्मल सीलर लगा हुआ था, तो ये हो गया। अगर ग्लास आयनोमा बेस सीलर लगा हुआ है, तो ग्लास आयनोमा बेस सीलर इतना हार्ड होता है कि उसको रिमूव करने के लिए आपको अल्ट्रासोनिक्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। थर्डली, अगर ओवर एक्सटेंडेड जीपी है, तो ओवर एक्सटेंडेड जीपी को, ये पेपर का भी सवाल है, ओवर एक्सटेंडेड जीपी को रिमूव करने का तरीकाकार ये है कि आपने एच फाइल लेनी है, एच फाइल लेकर आपने ओवर एक्सटेंडेड जीपी को 0.5 to 1 मिलीमीटर बाईपास करना है, बाईपास क्लॉकवाइज डालते हुए बाईपास करना है, और जब आप बाईपास कर लें तो आपने उसको विदाउट एनी रोटेशन आपने उसको पुल आउट करना है, तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंसर्ट न्यू एच फाइल इनटू एक्सट्रूडेड एपिकल फ्रैगमेंट ऑफ द रूट फिलिंग यूजिंग अ जेंटल क्लॉकवाइज रोटेशन टू अ डेप्थ ऑफ 0.5 to 1 millimeter, beyond which may engage the overextended obturation and then pull it off, ठीक है। File is slowly and firmly withdrawn with no rotation, ठीक है। इस तरह, इस टेक्निक से फ्रीक्वेंटली ओवर एक्सटेंडेड जीपी बाहर आ जाती है, ठीक है। देन कमिंग टूवर्ड्स, क्या क्या रोटरी सिस्टम्स हैं जो कि यूज होते हैं, ठीक है। प्रोफाइल है, कनाल फाइंडर है, मैकेनिकल पुश पुल क्वार्टर टर्न पुल है, ब्रेंच प्लाई की पोर्टेबल रीट्रीटमेंट फाइल्स हैं, जीपीएक्स है, M2R है, ठीक है। ये सारी रीट्रीटमेंट फाइल्स हैं, और ये जीपी के चंक्स, जीपी को चंक्स में रिमूव कर देती है। इसके अलावा लेजर से भी यूज होता है, ठीक है, लेकिन NDYAG, नियोडाइमियम वाइट्रियम एल्यूमिनियम गार्ने, NDYAG लेजर की एक टाइप है जो कि यूज हुई जीपी को निकालने के लिए, लेकिन फिर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं दिए। इसके अलावा और किस तरह की जीपी हो सकती है? रेजिलॉन हो सकती है। रेजिलॉन क्या है? रेजिलॉन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, जो कि एक अनफिल्ड रेजिन के साथ उसको यूज किया जाता है, ठीक है। उसको उसको रिट्रीव करने के लिए प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो है वो क्लोरोफॉर्म से कभी डिसॉल्व होती है कि नहीं होती, लेकिन क्लिनिशियंस कहते हैं कि अगर पॉलीकैप्रोलैक्टोन पॉलीमर है, तो वो इजीली रिमूव हो जाता है कनाल वॉल से विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर्म। लेकिन एक मसला है, जब ये रेजिलॉन का जो मेजर कोर है वो तो रिमूव हो जाता है, लेकिन एक तरह का बॉन्डिंग एजेंट जो है वो वॉल्स पे लगा रह जाता है, तो बॉन्डिंग एजेंट रिमूव नहीं होता, जो कि रीट्रीटमेंट में प्रॉब्लम करता है। तो उसके लिए आप एंडोसॉल्व आर यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेजोलॉन, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रेजोलॉन क्या है? रेजोलॉन एक थर्मोप्लास्टिसाइज्ड पॉलीमर है, ठीक है, जो कि एक बॉन्ड के साथ यूज होता है, जो कि अनफिल्ड रेजन होता है, ठीक है। रेजोलॉन है, अनफिल्ड रेजन के साथ यूज होता है, थर्मोप्लास्टिसाइज्ड पॉलीमर है, ठीक है। रेजोलॉन को हम क्लोरोफॉर्म के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। इसका जो मेजर जो पॉलीमर यूज होता है पॉलीकैप्रोलैक्टोन, वो तो नॉर्मली निकल आता है, ठीक है। लेकिन जो इसके साथ में अनफिल्ड रेजन यूज हुआ है, वो बॉन्डिंग एजेंट अनफिल्ड रेजन है, वो वॉल्स के साथ लग जाता है, तो उसको एंडोसॉल्व आर यूज करते हैं, तो कहते हैं कि वो एंडोसॉल्व आर से रेजन, तो उससे वो वॉल से हट जाता है, ठीक है। ठीक है, जो ये अनफिल्ड रेजन है उसको एपिफिनी भी कहते हैं, एपिफिनी रियल सील कहते हैं उसको, ठीक है। एंडोसॉल्व आर से निकलता है। तो हमने बात कर ली रेजिलॉन की भी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैनेजिंग सॉलिड कोर ऑब्चुरेटर्स।
मैनेजिंग सॉलिड कोर ऑब्चुरेटर। सॉलिड कोर ऑब्चुरेटर से क्या मुराद है? जिनका कोर सॉलिड हो। एक जमाने में एक कॉन्सेप्ट था, शुरू में जो ये सारी चीजें डेवलप हुई हैं वो इसलिए हुई हैं कि दे वांटेड कि कोई मोनो ब्लॉक बन जाए कनाल के अंदर, कोई ऐसी चीज हो जाए जो कि कनाल को ना सिर्फ फिल करे बल्कि रीइंफोर्स भी करे। जब ये सॉलिड कोर ऑब्चुरेटर्स यूज हुए थे, ठीक है, तो सॉलिड कोर ऑब्चुरेटर्स में हमारे पास कैरियर बेस्ड जीपी होती हैं, ठीक है, कैरियर बेस्ड जीपी होती है। कैरियर बेस्ड जीपी क्या होती है कि कैरियर बेस्ड जीपी हमारी एक बीच में कोर होता है, ठीक है, कोर के इर्द गिर्द, डॉक्टर जाजिम में मैंने समझाया था, कोर के इर्द गिर्द एक जीपी की फॉर्म लगी होती है। नॉर्मली जो हम जीपी यूज करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन में, अल्फा फेज जीपी यूज करते हैं। जीपी के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं, एक अल्फा फॉर्म होता है, एक बीटा फॉर्म होता है। जो अल्फा फॉर्म होता है वो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है वो बीटा फॉर्म होता है, जो कि थर्मोप्लास्टराइज, अगर आप में से किसी ने यूज किया हो, गन यूज की हो, थर्मोप्लास्टराइज गन, हॉट गन हो गई या एलिमेंट सिस्टम हो गया, उसकी जो गन के अंदर जो जीपी पैलेट जाता है वो बीटा फॉर्म का होता है, क्रिस्टलाइन फेज फॉर्म का होता है, ठीक है। और जो अंदर जो सॉलिड कोर होता है जिसके ऊपर ये बीटा फॉर्म चढ़ी हुई होती है, ये सॉलिड कोर या मेटल का हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है या मॉडिफाइड जीपी का हो सकता है। अगर मेटल का है तो मेटल में या स्टेनलेस स्टील का या मेटल का हो सकता है, ठीक है, या प्लास्टिक का हो सकता है या गटा पर्चा का ही हो सकता है। गटा पर्चा में कौन सी गटा पर्चा? जो कि क्रॉस लिंक्ड हो, मॉडिफाइड गटा पर्चा, ठीक है। अगर मेटल का है तो या एसएस का हो सकता है या टाइटेनियम का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर मेटल कैरियर है तो मेटल कैरियर को निकालने का क्या तरीकेकार है, ठीक है। मेटल कैरियर को निकालने का तरीकेकार, सबसे पहले मेटल कैरियर फ्लूटेड होगा, पता चल जाएगा एक्सरे पे, एक्सरे पे पता चल जाएगा उसके अंदर फ्लूट्स होते हैं, फाइल की तरह फ्लूट्स होते हैं, फाइल की तरह, और उसके ऊपर बीटा फॉर्म ऑफ जीपी चल रही होती है, ठीक है। तो मेटल कैरियर अगर फ्लूटेड होगा तो पता चल जाएगा। और ज्यादातर होता यह है कि ये मेटल कैरियर जो होता है वो एडवाइस होता है कि उसको ओरिफिस के ऊपर रखें, उसको नीचे ना छोड़ें, ओरिफिस के ऊपर रखें, ताकि ऊपर से ओरिफिस के ऊपर वो प्रोजेक्ट कर रहा हो। जब ओरिफिस के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा होगा तो उसको, अगर ओरिफिस के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है तो सबसे आसान तरीकेकार क्या है कि ओरिफिस के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ओरिफिस के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर रहा तो निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सम क्लिनिशियंस करते क्या है कि वो जब पोस्ट प्रिपेयर करनी होती है तो वो पहले ही बीच में जो कैरियर होता है उसके बीच में किंक दे देते हैं, वो उसको एक बेंड दे देते हैं, एक ऐसा शार्प बेंड दे देते हैं। करते हैं कि जैसी ऑब्चुरेट कर, उसको ओवन में डाला, ओवन में डालकर निकाला और उसको कनाल के अंदर डाला, और ऑब्चुरेट जैसी कर दिया, किंक्ड वाली जगह को ट्विस्ट किया, क्योंकि किंक्ड वाली जगह पे एक जोड़ आ गया, एक बेंड आ गया, एक फ्रैक्चर पॉइंट आ गया जहां से वो फ्रैक्चर कर सकता है। उसको जैसी बेंड करेंगे तो ऊपर से कैरियर अलग हो जाएगा और नीचे एपिकली अलग हो जाएगा, और फिर पोस्ट प्रिपेयर कर, ठीक है। तो जब अगर बैंड हुआ है, वो किंक देने की वजह से पोस्ट प्रिपेयर किया, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कैरियर अगर होगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो एक जीपी के दरमियान एक मेटल का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू फर्स्ट लुक कि आपने किस तरह का कैरियर मौजूद है। अगर मेटल कैरियर है तो सही है, अगर प्लास्टिक कैरियर है तो यू हैव टू टेक केयर, यू डोंट हैव टू हीट, क्योंकि अगर आपने हीट किया और उसका कोर प्लास्टिक का हुआ तो वो हीट हो जाएगा और वो फिर नहीं निकल सकता। वो प्लास्टिक के कोर को ही आपने, उसी में रिजिडिटी होती है, उसी के थ्रू उसको निकालना होता है आपको, ठीक है। तो कीप इन माइंड कि अगर प्लास्टिक कैरियर है तो आपने उसको हीट नहीं करना, तो आपने पहले उसको चेक कर लेना है कि प्लास्टिक कैरियर है कि नहीं, पहले डायग्नोस कर लेना है, ठीक है। तो ये तो सारी बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि मेटल कैरियर को निकालेंगे किस तरह, ठीक है। मेटल कैरियर को कहते हैं थर्माफिल है, ठीक है, थर्माफिल है। अगर ये कोरोनली एक्सपोज्ड है या कोरोनली प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसको या फिर स्टिग्लिट्स फॉरसेप्स से निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर कोरोनली प्रोजेक्ट कर रहा है तो आप इसको फॉरसेप्स से निकाल सकते हैं। कौन से फॉरसेप्स होते हैं? दो तरह के फॉरसेप होते हैं,
एक होता है मॉडिफाइड स्टिगलिट्स या स्टिगलिट्स फोर्सेप, वो दो होता है, दूसरा होता है पीट सिल्वर पॉइंट्स, सिल्वर पॉइंट फोर्सेप, ठीक है, इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीकेकार ये है कि अगर नहीं भी हो रहा तो इसके इर्द गिर्द जो जीपी है उसको पहले आप, अगर इसके इर्द गिर्द कोई जीपी है तो उसको पहले आप उस जीपी को, इसके पहले अगर कोई जीपी है तो इसके ऊपर कोई जीपी कोरोनली लगी हुई है तो उस जीपी को पहले आप डिसॉल्व कर लें सॉल्वेंट डाल के, ठीक है। जब वो डिसॉल्व हो जाएगी तो जब डिसॉल्व हो जाएगी आप उसको रब करें अच्छी तरीके से ताकि बीच से कैरियर विजिबल हो जाए और कैरियर को पकड़ना आसान हो जाए, और फिर उसको खींच कर आप निकाल दें। अगर नीचे तक अगर नीचे तक एक्सटेंडेड है, वो नीचे से सिवियर्ड है, तो उसको फिर रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो कीप इन माइंड के ऐसे केसेस में रीट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन रिपीट करेगा कि किस तरह मेटल कैरी क्या होता क्या है, सॉलिड कोर ऑब्चुरेटर, और उसको किस तरह निकालते हैं। सर मुझे एक कंफ्यूजन है, जरा मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, आप मुझे करेक्ट कर लें कि ठीक है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो सॉलिड कोर ऑब्चुरेटर्स हैं वो यूज करते हैं फॉर ऑब्चुरेटिंग द कनाल्स, ठीक है। आपने वर्किंग लाइन डिटरमिन की, आपने क्लीनिंग शेपिंग की, और फिर उसके बाद आप सॉलिड कोर ऑब्चुरेट जो सिस्टम्स हैं, थर्माफिल, डेंसफिल और जीटी आपने बताए हैं, उससे आप कनाल को फिल कर देंगे। अच्छा, अब वो फिल कैसे करना है कि अल्फा फेज जीपी होता है जो कि सराउंड कर रहा होता है एक कोर को। अब आप वो कोर की बात कर रहे थे कि वो कोर इज ऑफ 3 टाइप्स, जी बिल्कुल, मेटल, प्लास्टिक और मॉडिफाइड, मॉडिफाइड जीपी या क्रॉस लिंक जीपी। एंड और मॉडिफाइड जीपी। और वो सिस्टम में क्या करता है कि अब ये मुझे समझ नहीं आया कि आपने कोर के समय तो उस मटेरियल को ओवन में हीट किया। जी जी जी, देखें होता क्या है कि वो आपने कोर हाँ जी, बोले बोले, आप बोलती रहे बोलती रहे। आपने कोर समेत उस मटेरियल को ओवन में हीट किया, फिर जब वो हीटेड था तब आपने कनाल में इंट्रोड्यूस किया, फिर आपने उसको प्लग किया एपिकली, फिर वो कूल हुआ, अब आपने फिर विथड्रॉ क्या किया, क्योंकि आपने तो कोर समेत ही अंदर छोड़ दिया ना। समझ गया मैं, मुझे समझ में आ गया आप कहाँ फंसी है, मैं आपको बता देता हूँ। जी जी जी। You want to add up something or you're done? No, I'm done up till here. परफेक्ट। अच्छा, अब क्या होता है कि देखें, ये जिस तरह हमारी जीपीज होती है ना, जीपी होती है ना, ये कहलाती है जीपी स्टिक। जिस तरह आप जीपी पॉइंट होता है, ये कहलाती है जीपी स्टिक, ठीक है। इसके दरमियान एक चल रहा होता है कोर, वो कोर या मेटल का हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है या वो क्रॉस लिंक जीपी का हो सकता है। उसके ऊपर जीपी कोटेड होती है, ठीक है, ऊपर जीपी कोटेड है, ठीक है। वो डिफरेंट टेपर्स में मौजूद होता है। लेट सपोज आपने F2 पे फिनिश करना है तो F2 का अलग मौजूद होगा, वो जीपी स्टिक मौजूद होगी। अब एक ओवन होता है, ओवन के अंदर आपने वो डाल दिया, ओवन के अंदर डाल दिया। अब ओवन के अंदर आपने गरम करना, उसको छोड़ दिया, वो 1 मिनट बाद जितना भी टाइम फ्रेम है उसके बाद वो गरम हो गया। उसके बाद आपने ओवन खोला और उसको आपने पूरी जीपी स्टिक को उठाया, ठीक है। कनाल में सीलर लगाया हुआ है आपने, जीपी स्टिक को उठाया और जीपी स्टिक को आपने अंदर डाल दिया उसके कनाल के अंदर। तो इर्द गिर्द की जो जीपी है वो इर्द गिर्द की जीपी थोड़ी सी डिसॉल्विंग फॉर्म में होती है, सॉफ्ट हो जाती है वो ओवन की वजह से, और कैरियर उसको नीचे लेंथ तक लेकर जा रहा होता है, कैरियर उसको होल्ड कर रहा होता है। और जैसे ही वो आप अंदर डालते हैं तो वो रेजिस्टेंस की वजह से वो स्प्रेड, इर्द गिर्द वाली जो जीपी है वो स्प्रेड हो जाती है, और वो अपना स्प्रेड जो माइनर ऐसे निटी ग्रिटीज ऑफ द कनाल्स हैं या कनाल्स की जो इरेगुलर एरियाज है वहां पे भी घुस जाती है, ठीक है। अब जो इसकी जीपी स्टिक का एक एंड तो जो था वो आपने कनाल के अंदर डाल दिया, अब एक एंड उसका ओरिफिस के ऊपर भी है, ठीक है। ओरिफिस के ऊपर जो एंड है उसको आपने सेयर ऑफ करना है। अब सेयर ऑफ अगर आप करेंगे तो आप खुद सोचें कि उसको सेयर ऑफ कैसे करेंगी आप, उसके अंदर तो मेटल कैरियर है तो उसको कट ऑफ करना पड़ेगा, सेयर ऑफ नहीं करना पड़ेगा। तो कहते हैं जो मेटल का कैरियर प्रोजेक्टेड है उसको आप कट ऑफ करें अबव द ओरिफिस। अच्छा, समझ में आ गया आपको ये, ठीक है। जी जी जी। उसको रखेंगे तो उसका जो कैरियर है, अगर रीट्रीटमेंट करना होगा तो उसका कैरियर अबव द ओरिफिस होगा, और फिर आप करेंगे ये कि आपने उसमें सॉल्वेंट्स वगैरह डाल के कनाल के जो बिलो द ओरिफिस थोड़ा सा आपने उसकी जगह बना लेंगे ताकि मेजर पार्ट ऑफ द कैरियर
आपको मिल जाए ऊपर स्टिगलेट्स व्हाट्सएप से पकड़ने के लिए, और आपने स्टिगलेट्स व्हाट्सएप से होल्ड Okay. पुल ऑफ कर देंगे। Okay. Okay. Thank you so much. अच्छा, अब इसमें आपने 3 चीजें बताई थी ना, आपने बताया था कि आपने 2 नाम लिए थे, एक नाम लिया था आपने क्या नाम लिया था आपने? Thermophil, थर्माफिल, और दूसरा क्या नाम लिया था? Densefil, डेंसफिल, और third was GT obturator. जीटी Densifly का. ऑक्सीडेटर। अब आपने जो नाम याद रखना है ना जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए, वो है गटा कोर, ठीक है? अच्छा. ये सबसे लेटेस्ट सिस्टम है डेंसफ्लाई का, और ये वही सिस्टम है जो कोहेन इस्तेमाल करता है, ठीक है? गटा कोर क्या है? क्रॉस लिंक जीपी है, ये डॉक्टर जाजिम मेमन ने लेक्चर में बताया होगा आपको कि क्रॉस लिंक जीपी है, बीच की जो जीपी है वो क्रॉस लिंक है, एक समझ लें उसको कोर की शक्ल दी है, और उसके बाहर वाली जो जीपी है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म जीपी है, ठीक है? तो अंदर भी जीपी, बाहर भी जीपी। पहले क्या हो रहा था, बीच में कैरियर था, उन्होंने कैरियर को खत्म कर दिया और उन्होंने क्रॉस लिंक जीपी से ही पूरा बना दिया कि वो फिलिंग मटेरियल जो हो वो पूरा गटा पर्चा ही हो, ठीक है? उसके बहुत सारे रीजंस थे, वो ऑब्जर्वेशन वाले चैप्टर में है, हम उसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब हमने मेटल कैरियर की बात कर ली है, मेटल कैरियर को किस तरह रिमूव करते हैं उसकी भी बात कर ली है, ठीक है? और अब हम बात करेंगे प्लास्टिक कैरियर की, ठीक है? तो प्लास्टिक कैरियर का मसला क्या है कि प्लास्टिक कैरियर को अगर हीट करेंगे तो प्लास्टिक, पता है आपको, हीट करने पे नरम हो जाता है। इस तरह अगर प्लास्टिक कैरियर को हीट किया तो हो सकता है कि कैरियर का जो कोर है जो आपको निकालने के लिए जरूरी था वो भी हीट होकर खराब हो जाए, ठीक है? तो 2 तरह के कैरियर होते हैं, ठीक है? प्लास्टिक कैरियर में भी 2 तरह के कैरियर होते हैं, एक कहलाता है वेक्ट्रा, ठीक है? और एक कहलाता है पॉलीसल्फोन, ठीक है? एक कहलाता है वेक्ट्रा और एक प्लास्टिक कैरियर में 2 तरह के कैरियर होते हैं, एक कहलाता है वेक्ट्रा और दूसरा कहलाता है पॉलीसल्फोन। अगर 40 साइज से नीचे नीचे है तो वेक्ट्रा होता है, ठीक है? ये हो गया लेस देन 40 तो वेक्ट्रा होगा, अगर ग्रेटर देन 40 है तो पॉलीसल्फोन हो गया, ठीक है? जो वेक्ट्रा है उसकी खास बात यह है कि वेक्ट्रा जो है वो इनसॉल्यूबल है अवेलेबल सॉल्वेंट से, वेक्ट्रा जो है जो लेस देन 40 है वो इनसॉल्यूबल है सॉल्वेंट से, और पॉलीसल्फोन जो ग्रेटर देन 40 है वो सॉल्वेंट से सॉल्यूबल है, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या टेक्निक्स हैं प्लास्टिक कैरियर्स को रिमूव करने के लिए, वो पढ़ लेते हैं हम। पहली टेक्निक ये है कि आपने पहले तो आपने ये बात जहन में रख लें वेक्ट्रा की और पॉलीसल्फोन की, दूसरी ये बात जहन में रख लें कि टेक्निक 1 में क्या कर रहे हैं आप, टेक्निक 1 में आपने सबसे पहले एक्सेस ओपनिंग जो है उसको फ्लड कर दिया विद द सॉल्वेंट, ठीक है? जब एक्सेस ओपनिंग को फ्लड कर दिया, एक्सेस फ्लडेड विद सॉल्वेंट, ठीक है? एक्सेस को फ्लड करने के बाद आपने 15 नंबर की फाइल ली और उसको पेंटेड करने की कोशिश की, 15 नंबर की फाइल को पेंटेड करने की कोशिश की, उसके बाद 15 नंबर की फाइल के बाद आप 25 नंबर तक गए उसको पेंटेड करते हुए, ठीक है? और आप कोशिश करते गए अंदर तक जाएं आप, ठीक है? स्मॉलर फाइल से लार्जर फाइल तक अंदर तक पेंटेड करते हुए जाएंगे आप, और उसको जब लार्जर फाइल तक जगह बन जाएगी तो वहां पे जाकर आपने एक लार्जर एच फाइल डालनी है, और लार्जर एच फाइल को डालने के बाद आपने कोशिश करनी है कि वो जीपी को पूरा कैरियर के साथ बाहर आ जाए। ऐसा ही है कि डायग्राम में अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है? सर आई बिलीव आपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लार्जर टू स्मॉलर फाइल हम शायद यूज करते हैं 25, 20 देन 15 ऑनवर्ड्स। आई होप आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन आप शायद आप हाँ सही है, लार्जर टू स्मॉलर सीक्वेंस, यू आर राइट, ठीक है? लार्जर टू स्मॉलर सीक्वेंस फाइल्स करेंगे हम, और कोशिश करेंगे कि वो लार्जर इसलिए कि वो ऊपर जगह बनती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जगह बनती जाएगी वैसे वैसे आप नीचे जाते रहेंगे, ठीक है? जब लार्जर टू स्मॉलर फाइल्स तक जाएंगे और इतनी जगह बन जाएगी
तब आप यूज करेंगे 8 नंबर की फाइल, और 8 नंबर की फाइल से उसको पेनिट्रेट करेंगे नीचे तक। जब 8 नंबर की फाइल से उसको नीचे तक पेनिट्रेट करेंगे तो फिर इतनी जगह बन जाएगी कि आप एक हेडस्टॉर्म फाइल को नीचे डाल सकते हैं और उस फाइल को डालकर इंगेज करेंगे और उसको पुश करेंगे, तो ये उम्मीद है कि बाहर आ जाए। ये तो हो गई टेक्निक नंबर 1। ठीक है, अगर जो है वो आपका कैरियर नीचे तक ओवर एक्सट्रूडेड है तो फिर एपिकल सर्जरी करनी पड़ेगी, उससे नहीं निकलेगा। ठीक है, ये तो टेक्निक 1 हो गई। टेक्निक 1 याद रखिएगा, टेक्निक 1 में लार्जर टू स्मॉलर फाइल्स तक जाते हैं और नीचे जाके इंगेज करते हैं कैरियर को और बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, टेक्निक नंबर 2 ये है कि आपने सिस्टम बी हीट सोर्स यूज करनी है। किधर यूज करनी है, हमने बात की थी प्लास्टिक कैरियर में हीट सोर्स यूज करेंगे तो मसला हो सकता है। सिस्टम बी हीट सोर्स आपने कोर की तरफ यूज नहीं करनी, इर्द गिर्द की तरफ यूज करनी है। इर्द गिर्द की तरफ सिस्टम बी की कौन सिस्टम बी यूज करेंगे, हीट करेंगे जीपी को, और आप इस तरह करेंगे कि फ्लेक्स आर फाइल्स आपकी अंदर चली जाएं, बड़ी बड़ी फाइल्स अंदर चली जाएं, बड़ी बड़ी अंदर फाइल्स चली जाएंगी और आप ब्रेडिंग टेक्निक से उसको ग्रैस्प करेंगे और पुल आउट करेंगे। उसको जैसे ही पुल आउट करेंगे तो और बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिस्टम भी हीट सोर्स से सॉफ्टन करेंगे इनगिट की जीपी टेक्निक नंबर 2 में। ठीक है, और फ्लेक्स आर फाइल्स को यूज करेंगे और ब्रेडिंग टेक्निक के थ्रू निकाल लेंगे। तीसरी टेक्निक ये है कि आपने हीट सोर्स को यूज करना है, टच एंड हीट को यूज करना है, और आपने टच एंड हीट को यूज करते हुए अपनी जीपी के प्लास्टिक कैरियर की जीपी के ऊपर रख देना है और बंद कर देना है हीट सोर्स को। तो जब बंद कर देंगे, जैसी कूल डाउन होगी हीट सोर्स, तो कूल डाउन होने की वजह से वहीं चिपकी रह जाएगी और पुल आउट करेंगे तो बाहर आ सकती है। और टेक्निक नंबर 4 ये है कि आपने रोटरी फाइल्स के थ्रू इसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, ये तो हो गई प्लास्टिक वाली जीपी। ठीक है, अब तीसरी है गटा कोर। गटा कोर पिंक कलर की होती है। ठीक है, और गटा कोर को निकालना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से यूज करें, आप हीट भी यूज करें, आप सॉल्वेंट्स भी यूज करें और आप मैकेनिकल भी मेथड यूज करें तो शायद निकल जाए। ठीक है, एनीवन वांट्स टू रिपीट? जस्ट 2 मिनट दे दें, जल्दी से रिपीट कर दें, वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। ठीक है, जल्दी से कोई रिपीट कर दे पूरे पार्ट को। दो टाइप्स की होती हैं, वैक्स एंड पॉलीसल्फोन। और टेक्निक्स इसकी फर्स्ट टेक्निक तो ये हो जाएगी कि आप एक्सेस को फ्लड कर दें विद सॉल्वेंट, एंड देन फ्रॉम 25 to 15 you develop access around the carrier, और फिर 8 नंबर जीपी से आप पेनिट्रेट करके एंड देन यू ट्राई टू इंसर्ट अ फाइल एंड देन पुल द कैरियर आउट। सेकेंड टेक्निक would be system B, which is heat source, लेकिन उसको आप सराउंडिंग एरिया के अंदर लगाते हैं, कैरियर के ऊपर नहीं लगाते। एंड थर्ड would be touch and heat, और फोर्थ जो है वो रोटरी के थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, गटा कोर को निकालना बहुत मुश्किल है, जहन में रखना है, तीनों कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं। ठीक है, अब आ जाए पेस्ट। सिस्टम बी को आप डायरेक्टली लगाते हैं ना डॉक्टर सना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम बी की टिप को ना, आप टिप को आप पेनिट्रेट कर देते हैं अंदर, जहां तक अंदर जा रही है, वो गर्म है ना, वो पेनिट्रेट जहां तक अंदर जा रही है अंदर तक पेनिट्रेट कर दिया आपने। उसके बाद उसको पकड़ के रखेंगे ताकि वो कूल डाउन हो जाए। अब आपने हीट नहीं दे रहे, आप 200 डिग्री पे गर्म किया, अंदर तक डालकर छोड़ दिया उसको, अब हीट नहीं दे रहे, आप हीट नहीं दे रहे। अब आप जैसी कूल डाउन होगा उसको बाहर निकालेंगे। वही मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के थ्रू आप थर्मोप्लास्टिसाइज गटा बच्चा अंदर डालते हैं और उसको प्लगर से करते रहते हैं। ठीक है, जैसी जो है आपका सिस्टम बी की हीट सोर्स, वहां पे भी यही कर रहे हैं। सिस्टम बी की हीट सोर्स जैसी आपकी कूल डाउन होगी तो निकालेंगे। अगर आप गरम गरम निकाल लेंगे तो सारी जीपी बाहर नहीं आएगी, चंक्स ऑफ जीपी बाहर आएंगे। ठीक है, तो उसको कूल डाउन होने देंगे तो सारी जीपी बाहर आ सकती है उसके इर्द गिर्द चिपक के। ठीक है जनाब, अब आ जाए पेस्ट ट्रीटमेंट। पेस्ट किस किस तरह की हो सकते हैं, सबसे पहले जहन में रखें कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे पेस्ट से काम करना है, ये मजबूरी है वो मजबूरी है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दें कि पेस्ट आजकल के जमाने में नहीं यूज होते बिकॉज दे हैव अ सफिशिएंट टॉक्सिसिटी व्हिच कैन कॉज न्यूरोटॉक्सिसिटी, पारेस्थीसिया, ठीक है, और डिस्थीसिया करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आजकल के जमाने में नहीं यूज होते। ठीक है, कौन कौन से पेस्ट हो सकते हैं? एंडोमेथासोन हो सकता है, N2 हो सकता है, RC2 भी हो सकता है। ठीक है, सॉफ्ट पेस्ट हो सकते हैं, हार्ड पेस्ट हो सकते हैं। ठीक है,
पेस्ट का मसला क्या होता है, उनके अंदर फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड कार्सिनोजेनिक कंपोनेंट है, और वो फॉर्मल्डिहाइड जो कार्सिनोजेनिक कंपोनेंट है वो पारेस्थीसिया करवा सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी करवा सकता है, ठीक है। और पेस्ट नजर कैसे आते हैं रेडियोग्राफ पे, पेस्ट इस तरह के नजर आते हैं कि उनकी रेडियो पेस्टी कम होती है, उनमें वॉइड्स बहुत ज्यादा होते हैं और शेपिंग इनएडिक्वेट हुई हुई होती है, और लेंथ कंट्रोल पुअर होता है, या बहुत एक्सट्रूडेड होगा, या आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा बहुत लेंथ पे पहुंच गया, थोड़ा बहुत नहीं पहुंचा, और डल सा होगा, लेस रेडियो ओपेक होगा, ठीक है, ठीक है। सॉफ्ट पेस्ट होते हैं और हार्ड पेस्ट होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट पेस्ट इजीली रिमूव हो जाते हैं, क्राउन डाउन मेथड में फाइल्स यूज कर लें, कुछ भी यूज कर लें, रिमूव हो जाते हैं। हार्ड पेस्ट कभी कभार बहुत मुश्किल होता है रिमूव करना, तो आप हार्ड पेस्ट को अल्ट्रासोनिक टिप से रिमूव करते हैं। अल्ट्रासोनिक टिप्स को रिमूव को मैं दोबारा बता रहा हूँ, अल्ट्रासोनिक रिमूव से जब करते हैं तो आपने लो सेटिंग पे करना है, विद वाटर सोर्स यूज करना है, ठीक है, और उसको शॉर्ट बर्स्ट में यूज करना है, एकदम नहीं यूज करना, ठीक है। देन कमिंग टूवर्ड्स और इसको जब आपने ये कर लिया, हार्ड पेस्ट को रिमूव कर लिया अल्ट्रासोनिक से, थोड़ा बहुत जो रह गया उसको प्री कर्व्ड फाइल से आप पेंटेड करके कोशिश करेंगे रिमूव करने की, ठीक है। दो तरह के सॉल्वेंट्स यूज होते हैं, एक कहलाता है एंडोसॉल्व ई और एक कहलाता है एंडोसॉल्व आर। एंडोसॉल्व ई मतलब जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल, अगर जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल बेस्ड प्री ट्रीटमेंट पेस्ट यूज किया है तो एंडोसॉल्व ई यूज होगा, अगर रेजिन बेस्ड यूज किया है तो एंडोसॉल्व आर होगा। इसके अलावा एक चीज होती है जिसको कहते हैं बायोकैलिक्स। बायोकैलिक्स एक हार्ड सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट है जो कि एक जमाने में यूज होता था। वो किस लिए यूज होता था एक जमाने में, ताकि ताकि उससे ऑब्जर्वेट कर सकें, और वो स्वेल कर देता था रूट को, जब वो स्वेल करता था रूट को तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता था। अब आप ईडीटी यूज करके यूज कर सकते हैं, तो बायोकैलिक्स को आप ईडीटी यूज करके यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड, आप मुझे थोड़ा सा ब्रेक दें, 1 मिनट। सॉल्वेंट दो है ना डॉक्टर सना, एंडोसॉल्व ई और एंडोसॉल्व आर। जी बिल्कुल, ये लिखा हुआ है ना, देयर आर 2 frequently used solvents for paste, यही है एंडोसॉल्व ई और आर। कर्ड से बताया बायोकैलिक्स 6.9 बायोकैलिक्स भी, और एंडोसॉल्व ई का इन्होंने खैर फर्दर लिखा हुआ है कि अगर आपके पेस्ट में जिंक ऑक्साइड है या यूजेनॉल है तो आप ई को प्रेफर कर सकते हैं, और आर जो है वो ज्यादातर रेजिन बेस्ड। इस पेस्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने डिस्कस कर लिया ये। अब हम आ जाते हैं, अच्छा पेस्ट रिट्रीटमेंट और सिल्वर पॉइंट रिट्रीवल पहले हम लोगों ने नहीं किया था, अब इस दफा कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब बेसिक बातें वही हैं सारी, ठीक है। अल्ट्रासोनिक्स यूज करेंगे, जहां हार्ड चीज आ जाएगी वहां अल्ट्रासोनिक यूज करेंगे, जहां सॉफ्ट रह जाएगी वहां पे प्री कर्व करके फाइल्स यूज करेंगे, C+ फाइल्स भी यूज कर सकते हैं। सॉल्वेंट्स में आप जो है वो EDTA को यूज कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को यूज कर सकते हैं, एंडोसॉल्व ई और एंडोसॉल्व आर, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है बायोकैलिक्स भी है। हाँ बायोकैलिक्स है, बायोकैलिक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हार्ड बेस सीमेंट है जिसको आप EDTA यूज करेंगे तो वो सॉफ्ट हो सकता है, ठीक है। अब आ जाएंगे सिल्वर पॉइंट पे। सिल्वर पॉइंट की नॉर्मल प्रॉपर्टीज को मैं इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, किताब में लिखी हुई है, ठीक है, कि वो हाईली रेडियो ओपेक होता है। क्या कह रहे हैं? हाईली रेडियो ओपेक होता है, ईज ऑफ हैंडलिंग होती है, ठीक है, रेडियो